हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे और अच्छे ही रहेंगे। आपके साथ ब्रजेश साहू जी जुड़े हैं, एंथ्रोपोलॉजी से हैं। इनका एडमिशन एंथ्रोपोलॉजी से हुआ है। सबसे पहले ब्रजेश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ब्रजेश। जैसे कि सौरभ ने बोला, मेरा नाम ब्रिजेश साहू है। मैं IIM एंथ्रोपोलॉजी से हूँ। मैं उड़ीसा स्टेट से आया हूँ और 12th मैंने CBSE बोर्ड से ही पास आउट किया है। फिर इसी साल 2022 में ही पास आउट किया था। फिर CUET की तैयारी में जुड़ गया। तो क्या आपने 12th CBSE बोर्ड से 2021 में ही पास किया था? 2022 में 2022 में पास किया था, ओके। और उड़ीसा का डिस्ट्रिक्ट कौन सा है आपका? भुवनेश्वर डिस्ट्रिक्ट। भुवनेश्वर डिस्ट्रिक्ट, ओके। तो आपने 2022 में स्टार्ट किया था CVT का प्रिपरेशन? हाँ। ओके। तो बरजीत जी, सबसे पहले आप बताइए, आपने सबसे पहले सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में कब जाना या किससे जाना? मैंने सबसे पहले सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में 11वीं में जाना है। मैं अपना स्ट्रीम देख रहा था पहले एंथ्रोपोलॉजी के ऊपर ही, क्योंकि बायोलॉजी भी मुझे पढ़ना था। उसके बाद हिस्ट्री में भी मुझे इंटरेस्ट था। तो मैं एंथ्रोपोलॉजी के बारे में देख रहा था, तो कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटी देखा। फिर आया CUC। पहले ये CUET नहीं था, पहले ये CET था, हाँ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस इंटरेस्टेड। टेस्ट। फिर 2022 में इसको बदल के CUET बना दिए, जिसमें भारत के लगभग सारे यूनिवर्सिटी आ सकते हैं। हम्म। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। हम्म। तो यही था। तो आपने सेंट्रल यूनिवर्सिटी की तैयारी बोर्ड के पहले शुरू कर दिया था, बोर्ड के साथ शुरू कर दिए थे? तैयारी मैंने बोर्ड ख़त्म होने के बाद ही शुरू कर दिया था, हम्म। क्योंकि तब मुझे थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। फिर उसके बाद ही जल्द ही CUET के एप्लीकेशंस भी निकल जाते हैं बोर्ड देने के बाद ही। इस साल भी वही हो रहा है। तो हाँ, एग्ज़ाम देने के बाद रिज़ल्ट नहीं, रिज़ल्ट तो बहुत बाद में आया हमारा, पर एग्ज़ाम देने के बाद मैंने तैयारी शुरू की थी। मतलब एग्जाम देने के बाद 1 सप्ताह 2 सप्ताह हाँ। या स्टार्ट कर दिए थे यही? हाँ, ठीक है। क्या सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अलावा भी आप मतलब कुछ कर रहे थे इसके साथ, जैसे कि कंपटीशन की तैयारी हो गया, चाहे कुछ और चीज़ की तैयारी जैसे IIT NIT LLM वगैरह होता है, या सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटी पर फोकस? मैंने इसके साथ साथ RIE रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में भी तैयारी कर रहा था, और थोड़ा बहुत नीट का भी तैयारी कर रहा था। और मुझे बट ज़्यादा रिजल्ट फोकस था इधर पर ज़्यादा फोकस था CUET पे। ओके। तो आप बताइए, तैयारी के दौरान आप कितने घंटे पढ़ते थे? जो सारे लड़के को मांग होती है कि कम से कम उनसे पूछिए कि जो टॉपर होते हैं कितने घंटे पढ़ते हैं, तो बताइए आप दर्शक को कितने घंटे पढ़ते थे? देखिए, टॉपर का तो बात ऐसे नहीं है, मैं भी एवरेज स्टूडेंट हूँ, पर आपको तो कम से कम इस बार कंपटीशन भी थोड़ा हाई होगा CUET में, क्योंकि पिछले बार ज़्यादा लोगों को मालूम नहीं था कि CUET क्या होता है, पर इस बार बहुत लोगों को मालूम हो चुका है। तो इस बार कंपटीशन हाई होगा, तो कम से कम आपको मेरे हिसाब से 5-6 घंटे तो पढ़ना पड़ेगा एक दिन में। अगर कोई कोई यूनिवर्सिटी कोई लड़का होगा, जो कोई स्टूडेंट होगा, लड़का या लड़की जो भी हो, तो अपना बोर्ड के साथ तैयारी भी कर सकते, तो उसको कठिनाई होगी या बोर्ड के साथ या नहीं? नहीं नहीं, कठिनाई नहीं होगी। अगर आप एक साइंस बैकग्राउंड से है, अगर और आगे आपको IMSc ही करना है या MSc करना है, तो BSc करना है, तो कठिनाई तो नहीं होगी, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन NCERT से ही आते हैं एग्ज़ाम में। तो क्या आप मतलब आपके पास तो समय कम मिले थे, क्योंकि CBSE बोर्ड का एग्ज़ाम तो जून के शायद हुआ था, जून में। हाँ। जून में रिजल्ट आते तो बहुत टाइम लग गया, जून में शायद जुलाई में पेपर हो चुके थे हाँ। स्टार्ट। तो आपको तो कम टाइम मिला तैयारी करने में, तो क्या हाँ, आपने पूरा सिलेबस पढ़ लिया था, जो मेन पॉइंट ऑफ व्यू था उनको पढ़ा था? पूरा सिलेबस और मेन पॉइंट तो नहीं, मैंने ज़्यादातर क्वेश्चन का प्रैक्टिस ही कर दिया था, क्योंकि उस वक्त और पढ़ने का समय नहीं था मेरे पास। तो मेरे से जितना हो सके मैंने उतना प्रश्न का अभ्यास किया, फिर CUET दिया। हाँ, क्योंकि CBSE बोर्ड का तो एग्ज़ाम जून में हुआ हाँ, था। और जो सेंट्रल में बिहार बोर्ड हो गया, UP जो स्टेट बोर्ड है, तो उनका एग्ज़ाम बहुत पहले हो गया बहुत था। पहले हो गया था। हाँ। हाँ। तो बताइए, अगला बात आप तो ये पूछना चाहते हैं कि आपने CUT की तैयारी कहाँ से की? खुद की या कोचिंग के सहारा लिए? वैसे कोचिंग तो ज़्यादातर नहीं थे उस वक्त,
बस हाँ, यूट्यूब के वीडियो मैंने देखे थे, कुछ प्रश्न चाहिए थे तो वहाँ से मैंने देखा। फिर और पढ़ना चाहा भी तो यूट्यूब से ही पढ़ा, सारा कुछ ऑनलाइन से ही पढ़ा। तब ऑनलाइन का ज़माना भी था, ज़्यादा ऑफलाइन कोचिंग सेंटर भी नहीं थे। तो हाँ, ऐसे ही। और नीट का जो प्रिपरेशन करता था उसमें भी हेल्प किया, क्योंकि नीट से बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं सीयूईटी में। ओके। तो कौन कौन सी बुक पढ़ी आपने? कुछ स्पेशल बुक भी पढ़ी है कॉमन जो यूट्यूब वगैरह गूगल पे वही पढ़ के आपने मैनेज कर लिया? स्पेशल बुक कोई नहीं है, बस कॉमन, हाँ, यूट्यूब से ही देख के। क्योंकि मैंने ज़्यादातर फोकस किया था जनरल टेस्ट में, फिर एंथ्रोपोलॉजी में जो मैंने लिया था, पर उसका ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा मेरे रैंक में। पर और इंग्लिश में, और जन आप अगर आपका एम है कि मुझे ह्यूमैनिटीज़ लाइन में जाना है तो आपको ज़्यादा फोकस जनरल टेस्ट और इंग्लिश में करना है। आपको जनरल टेस्ट में कम से कम 95 परसेंटाइल के ऊपर लाना पड़ेगा। फिर इंग्लिश में भी आपको 90 परसेंटाइल लाना पड़ेगा, तभी आपका एक अच्छा स्कोर बन सकता है किसी भी अच्छे यूनिवर्सिटी में आने के लिए। तो क्या आपका मतलब प्रेफरेंस के अनुसार मतलब सब कुछ मिल रहा था, तो क्या आपका पहला प्रेफरेंस एंथ्रोपोलॉजी ही था? मेरा पहला प्रेफरेंस एंथ्रोपोलॉजी ही था। तो एंथ्रोपोलॉजी का क्या मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैदराबाद विश्वविद्यालय के क्या था? उनको क्या क्या पढ़ना पड़ता था, मतलब उनके लिए क्या क्या इनका एग्जाम देना उनके लिए मतलब कंपलसरी था? जैसे कि मैंने बोला कि जनरल टेस्ट हैदराबाद यूनिवर्सिटी देखता ही है आपका जनरल टेस्ट में कितना है, और फिर इंग्लिश देखता है। और अगर किसी बच्चे में टाई हो जाए तो उनका 12th बोर्ड का भी मार्क्स देखता है। और अगर किसी के पास स्पोर्ट्स कोटा या कल्चरल कोटा हो तो उसमें भी टाई ब्रेक हो सकता है। हाँ। यही क्राइटेरिया। तो मतलब इंग्लिश क्वालिफाइंग था आपका, या मतलब मेरिट तो बना हुआ एंथ्रोपोलॉजी से आपका ना? नहीं, जनरल टेस्ट है हमारा मेन। जनरल टेस्ट से बना आपका। और इंग्लिश इंग्लिश भी था ना आप में? इंग्लिश भी था। तो इंग्लिश क्वालिफाइंग था। हाँ। इंग्लिश में मतलब कितना मार्क्स लाना था क्वालिफाइंग के लिए आप में? क्वालिफाइंग के लिए 75% के ऊपर लाना है, परसेंटाइल के ऊपर। ओके ओके। तो अब लास्ट क्वेश्चन है आपसे, आने वाले विद्यार्थी को आप क्या कहना चाहेंगे? वो कैसे पढ़े, कहाँ से पढ़े, कितने घंटे पढ़े? आने वाले विद्यार्थियों के लिए मैंने इतना सिर्फ कहना है कि ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। बस अपना, अगर 12th में साइंस है तो अगर आपको आगे भी साइंस करना है तो एनसीईआरटी से पूरा अच्छे से पढ़ना। फिर क्वेश्चन के लिए यूट्यूब में भी जा सकते हो, गूगल में भी बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर कोई ह्यूमैनिटीज़ का बच्चा है तो उसको जनरल टेस्ट में ज़्यादा फोकस करना है, उसको करेंट अफेयर्स हर दिन देखना पड़ेगा उसको। और उसका जनरल नॉलेज सबसे अच्छा होना चाहिए। और जो मतलब बहुत सारे बच्चे स्टेट बोर्ड से होते हैं उनका मतलब मैथ या इंग्लिश बहुत कमज़ोर होता है, तो क्या बिना मैथ के काम चल सकता है? बिना मैथ के अगर आप ह्यूमैनिटीज़ में जाना चाहते हो तो हाँ चल सकता है, पर साइंस के लिए मैथ ज़रूरी है कोई कोई स्ट्रीम में। तो बताइए कि मतलब एंथ्रोपोलॉजी के लिए क्या क्या ज़्यादा, जिनके पास कम समय मिलते हैं बोर्ड के पास, जो बहुत लोग चाहते हैं कि नहीं मेरा बोर्ड में अच्छा मार्क्स हो, तो बोर्ड के बाद तैयारी करना चाहते हैं, तो बोर्ड के बाद वो मतलब किस किस पोर्शन पर ज़्यादा ध्यान दें एंथ्रोपोलॉजी के व्यू से आप बताइए। एंथ्रोपोलॉजी के व्यू से आप ज़्यादा ध्यान जनरल टेस्ट में ही दीजिए, कि उसी के हिसाब से आपका मेरिट बनता है यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद या किसी भी और यूनिवर्सिटी में, उसी के हिसाब से आपका मेरिट बनता है। ओके ओके। तो बताइए क्वेश्चन, क्या आपको कभी नहीं लगा कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हुआ तो क्या करेंगे? नहीं, क्योंकि मेरा परसेंटाइल अच्छा आ गया था तो मुझे उम्मीद था किसी ना किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से मेरा आएगा ही नाम। और भगवान की कृपा से लगभग सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी से मेरा नाम आ गया था। हाँ, बहुत बहुत बधाई। तो मतलब प्रिपरेशन के दौरान बहुत लोग को लगता है कि हम अभी तैयारी कर रहे हैं, अगर हो सकता है मेरा एग्जाम अच्छा ना जाए किसी वजह से, तो हम आगे क्या करेंगे? रिजल्ट आने के बाद तो भरोसा हो जाता है कि मेरा होगा या नहीं होगा, बट जब हम तैयारी करते रहते हैं उस टाइम हमको नहीं लगता कभी कभी कि अगर नहीं हुआ, एग्जाम अच्छा नहीं गया तो हम क्या करेंगे? आपके मन में भी वैसा लगा? एक वक्त में लगा, पर जब आप एग्ज़ाम देने जाते हो, जब आप क्वेश्चन देते हो, आप क्वेश्चन आता है सब, तब आपको वो डर हट जाता है कि नहीं, अब तो इतना इजी क्वेश्चन से तो मैं कर सकता हूँ। हम्म। और हाँ, एक पॉइंट में डर लगा, पर उस डर को ही साथ में चलते और उसका सामना करके ही आप आ सकते हो यहाँ तक।
चलिए, आपका तो अपने बजट ने आपको बता दिए कि क्या क्या पढ़ना, कैसे पढ़ना है। और फॉर्म भी आ चुके हैं, फॉर्म का डेट भी तो मतलब फरवरी में फरवरी में उनका असली डेट मतलब एक्सपेक्टेड। डेट नहीं निकला है, पर उन्होंने बोल दिया कि फरवरी फर्स्ट और सेकेंड वीक में फॉर्म निकल जाएंगे। और एग्ज़ाम का भी डेट बता दिया इन्होंने, मई में एग्ज़ाम है। मई में एग्ज़ाम है। ओके। तो चलिए हम अगले प्रोसेस की आगे बढ़ते हैं। तो जब रिजल्ट रिजल्ट आने के बाद आपको कैसा फील हुआ था उस वक्त, मतलब रिजल्ट आपने देखे समय परसेंटाइल अच्छे थे तो कैसा लगा आपको? क्या लगा था कि कहीं ना कहीं एडमिशन होगा? एक्चुअली रिजल्ट के दिन एक अजीब बात हुआ। जब रिजल्ट निकलने वाला था तब मैं सोया था। हाँ। सुबह के 8 बजे थे। मैं मेरे कज़न ने फ़ोन किया कि सीयूईटी का रिजल्ट आ चुका है, तूने देखा है? एक्चुअली मुझे ही फ़ोन नहीं किया, मेरे मम्मी को फ़ोन किया और मम्मी ने बोला कि वो शायद सो रहा है। मेरे कज़न ने बोला उसको उठाओ, उसका रिजल्ट आ चुका है। मेरे मम्मी ने उठाया, फिर मेरे कज़न को मुझे फ़ोन दिया। फिर मेरे कज़न ने बोला रिजल्ट देख के मुझे भी बता क्या होगा। फिर मैंने रिजल्ट देखा तो भगवान की कृपा से अच्छा आ गया था। जनरल टेस्ट में मेरा 96 परसेंटाइल था, फिर एंथ्रोपोलॉजी में 99 परसेंटाइल था और इंग्लिश में 89 परसेंटाइल था। अरे वाह! तो हाँ। बहुत कम समय में 99 परसेंटाइल, 96 परसेंटाइल, 89 परसेंटाइल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। रिजल्ट के बाद आपको लगने लगा था कि कहीं न कहीं मेरा एडमिशन हो जाएगा? हाँ, इतना परसेंटाइल में तो लगा हाँ। था कि कहीं ना कहीं हो जाएगा मेरा एडमिशन। आपका प्रेफरेंस के अनुसार मनचाहा सेंट्रल यूनिवर्सिटी कौन था? पहला जो प्रेफरेंस आप किसको पहला, क्या आपके हैदराबाद विश्वविद्यालय को पहला रखे थे या किसी और को पहला रखे थे? नहीं, इतना परसेंटाइल आने के बाद एक उम्मीद बढ़ जाती है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में मेरा हो जाएगा। पर मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में डाला था, पर वहाँ पर साउथ कैंपस में नहीं मिला, ऑफ कैंपस में मिला है। फिर क्या आपको नहीं लगा कि दिल्ली विश्वविद्यालय में जाने के बाद बैकग्राउंड, मतलब जो जिस बैकग्राउंड से हमें उसके घर में भी कुछ प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि दिल्ली में रहने का खर्चा, वहाँ मतलब वहाँ तो कैंपस लाइफ नहीं है, कॉलेज में एडमिशन कराने के बाद आपको बाहर रूम लेकर रहना पड़ेगा ना? नहीं, क्योंकि वहाँ पे मेरे रिलेटिव्स रहते ही हैं। ओके तो ओके। बुआ हुआ रहते तो वहाँ पर कुछ हेल्प हो जाता। उसका डर नहीं था, पर ऑफ कैंपस मिला तो जाने का मन नहीं हुआ। और सेकंड चॉइस मेरा यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद ही था। ओके ओके। तो जब आप हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में लिस्ट में अपना नाम देखे तो क्या रिएक्शन था उस वक्त? उस वक्त अंदर से बहुत खुश था मैं। मैंने पापा को, तब तक मेरा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में हो गया था। हाँ, झारखंड का सबसे पहले झारखंड के यहाँ आया था अली। हाँ, सबसे सबसे पहले पहले झारखंड झारखंड का का आया आया था। था। उसके बाद कर्नाटका में भी आया, पर कर्नाटका में डाला नहीं क्योंकि उसमें हिस्ट्री में आ गया था मेरा नाम। फिर कोलकाता में, फिर और मध्य प्रदेश में भी आया था, पर उस समय में नहीं डाला था। फिर यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद का ही वेट कर रहा था मैं। जब आ गया तब मैंने पापा को बोला चलिए ट्रेन टिकट आती है तो हैदराबाद जाना है अभी। हाँ। जब आप एडमिशन के लिए मेन गेट से अंदर प्रवेश किए तो पूरा कैंपस हरा भरा देखकर आपको कैसा फील हो रहा था? तब अंदर से एक डर था कि क्या होगा, क्या नहीं होगा, मेरा एडमिशन होगा भी या नहीं। तब डर रहा था। तब नेचर के इतना एंजॉय भी नहीं कर सकते, इतना चिंता अगर होगा तो मन में बस एक ही भ्रम था कि भ्रम था। किसी तरह हाँ, एडमिशन हो किसी जाए। तरह एडमिशन हो जाए। किसी में कोई भी कागज पत्तर या कोई भी डॉक्यूमेंट से ना छाट दे। नहीं चाह रहे, हाँ। ओके, अब अगले क्वेश्चन से चलते हैं। आप कैंपस में आकर आपको कैसा लग रहा है? एक बार एडमिशन हो जाने के बाद बहुत राहत मिली। मैंने भगवान का भी शुक्रिया किया, उनके वजह से मेरा एडमिशन हो गया। और उसके बाद कैंपस तो भी मैंने बहुत एंजॉय किया। उसके बाद देखा कि हाँ, बहुत हरियाली है कैंपस में और बहुत काम है, नेचर बहुत, आपको पढ़ने में भी मज़ा आएगा। क्या आपको अब लगने लगा कि कहीं ना कहीं मैंने सही डिसीजन किया कि हैदराबाद आ गया? हाँ, अब तो लग ही रहा है कि मैंने सही डिसीजन लिया, हैदराबाद आ गया। आपको लगता है कि गरीब, अगर कोई गरीब स्टूडेंट है उसको हैदराबाद विश्वविद्यालय आना चाहिए? आ सकते हो। गरीब, यहाँ पर कोटा भी है, ईडब्ल्यूएस का, ओबीसी का, सबका कोटा है। आपको पैसों की ज़्यादा मतलब परेशानी नहीं होगी। जैसे कि मेरा कुल मिला के लिए थे 11 से 12 हज़ार पूरा मेस का और एक सेमेस्टर का फीस मिला के। और आप अगर ईडब्ल्यूएस और ओबीसी हो जाते तो इसका आधा भी हो सकता है, 6 हज़ार 5 हज़ार ऐसा भी हो सकता है।
तो कंपैरेटिवली ऑल अदर यूनिवर्सिटीज़ ये यूनिवर्सिटी में कम है। ओके ओके। जब आप फर्स्ट बार क्लास में प्रवेश किए तो उस टाइम क्लास का माहौल देखकर क्या लग रहा था कि कहाँ आ गए हैं, पर क्या पहले ऐसा देखे थे या नहीं देखे थे? नहीं नहीं नहीं, पहले ऐसे कभी नहीं देखे थे, क्योंकि मैंने स्कूल से डायरेक्ट अभी कॉलेज में आया। फिर मुझे क्लास पूरा बहुत बड़ा लगा। फिर टीचर्स भी, फैकल्टी भी यहाँ पर इन बहुत टीचर्स बाहर, उनका वो बहुत ही एक्सपीरियंस है जो बोलते हो। फिर उन्होंने बहुत दुनिया देखी है और बाहर पढ़ाई की है, उनका ज्ञान भी अच्छा है, तो फैकल्टी भी बहुत अच्छा है यहाँ का। मज़ा आया पढ़ने में। ओहो। यहाँ आने के बाद क्या आपने कोई जीएफ बनाया अभी तक? यार अभी अभी सेमेस्टर शुरू हुआ है, अभी कहाँ से वो होगा। अभी पढ़ाई में ही ध्यान है, तो हाँ, देखते हैं क्या होता है आगे। अच्छा अच्छा। एक फनी क्वेश्चन और आपसे है, सबसे ज्यादा आपको किस स्टेट की लड़कियां पसंद है? अरे यार, किस स्टेट की? जो आपको लगे बोलिए, ये सब इक्वल लगती है आपको? इक्वल? ओके ओके। अब लास्ट क्वेश्चन आपसे है, ये 2300 एकड़ वाली अपनी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है हैदराबाद विश्वविद्यालय के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या नए विद्यार्थी को यहाँ आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? नए विद्यार्थी को ज़रूर यहाँ आना चाहिए। यहाँ बहुत प्रकार के लोग हैं। इट इज़ डाइवर्स कल्चर जो आप बोलते हैं इंग्लिश में। बहुत प्रकार के संस्कृतियाँ हैं, कल्चर है। आप बहुत लोगों से मिलेंगे, आपको बहुत अ, बोलने का यहाँ पर फ्रीडम भी बहुत है। फिर तरह तरह के खेल कूद के कार्य और कल्चरल आइटम भी है। जैसे कि आपने आपने सुकून एसटीयू में देखा ही होगा कि डांस नाइट और काफ़ी कुछ है। तो आप एक्सप्लोर भी बहुत कर सकते हैं। बहुत सारे हिस्टोरिक साइट, प्री हिस्टोरिक साइट है जहाँ पर आप जा सकते हैं। पिकनिक के लिए बहुत सारा साइट है, बहुत बार पिकनिक भी हुआ है हमारा। तो नए बच्चों को ज़रूर आना चाहिए, उनके लिए ये अलग ही एक लाइफ शुरू होगा उनका, अलग दौर शुरू होगा उनके लिए। तो ब्रजेश जी, सबसे पहले आप बेहतरीन सफलता के लिए किसे श्रेय देना चाहते हैं? मैं अपने माँ बाप, फिर दादा दादी और भगवान को ही श्रेय देना चाहता हूँ। और ओके। किसी नहीं, उनकी वजह से, उनका साथ था, उनका सपोर्ट था, उनका विश्वास था मेरे ऊपर। फिर उन्होंने कहा तू कर, हम तेरे पीछे लगे हैं, तू जहाँ पे भी जाएगा हम देने को तैयार है, कोई भी खर्चा होगा हम देने को तैयार है। तो उसी के बलबूते पे और भगवान की कृपा से आखिर आया होना हूँ। भी चाहिए। इतना कम समय में आपने 99 परसेंटाइल, 94 परसेंटाइल, 89 परसेंटाइल हासिल कर लिए हैं, तो गर्व तो रहेगा थोड़ा बहुत। हाँ। तो ब्रजेश जी, जुड़ने के लिए आपको मेरे साथ बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो एक क्वेश्चन और जाते जाते मैं पूछता, आगे क्या आपने क्या सोचा कि लाइफ में आप क्या करेंगे? एंथ्रोपोलॉजी लिए तो मतलब कुछ तो होगा आपका गोल, कुछ तो होगा। हाँ, देखिए एंथ्रोपोलॉजी अगर आप लेते हैं तो आपको, आपके पास बहुत सारे चॉइस होते हैं। ये मत सोचिए कि एंथ्रोपोलॉजी सिर्फ यूपीएससी के प्रिपरेशन के लिए ही होता है। यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए आप एंथ्रोपोलॉजी लीजिए, उसका भी एक मार्ग है, पर अलग मार्ग देखा जाए तो आप अगर यहाँ से एंथ्रोपोलॉजी करेंगे, आपको अच्छे फैकल्टी मिलेंगे जो आपको गाइड करेंगे कि बाहर कैसे, भारत से बाहर कैसे जाके पढ़े। और इसका प्रभाव भारत के बाहर बहुत जगह पे है, जैसे जापान में इसका प्रभाव है, फिर अमेरिका में इसका एम्प्लॉयमेंट की कोई कमी नहीं है, रोजगार वहाँ अच्छा है। फिर वहाँ पर एंथ्रोपोलॉजिस्ट को खोजते हैं। और जैसे कि बहुत सारे लाइन है, मतलब 4 विभाग है उसका, जैसे कि आर्कियोलॉजी हो जाए, फिर कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी, सोशल एंथ्रोपोलॉजी, अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी भी है। तो बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउस भी एंथ्रोपोलॉजिस्ट को लेते हैं, क्योंकि उनको मनुष्य का साइकोलो व्यवहार जानने के लिए एंथ्रोपोलॉजिस्ट का भी चाहिए होगा। तो हाँ, यहाँ पर आपको गाइड मिल जाएंगे जो आपको उस स्तर तक ले जाएंगे जिसका आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो देखते हैं आगे क्या होगा। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद ब्रजेश साहब जी आपका। चलिए दोस्त, फिर मिलते हैं किसी अगले अगले मेंबर के साथ, आपके साथ शेयर करेंगे कि वो आपको बताएंगे आप कैसे तैयारी किए, वो कैसे यहाँ आए। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।